सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दो दूनी चार विद विवेक में। और जैसा कि मैंने आपके साथ एक सेशन शुरू किया है, एक श्रृंखला को शुरू किया है जिसमें हम एमपीपीएससी मेंस के मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसकी श्रृंखला में, उसकी कड़ी में एक और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, कि अभी तक जो पेपर हुए हैं मेंस के एमपीपीएससी के, उसमें किस तरीके प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और उसके आसपास से आपको ये आइडिया लगेगा कि आपको कितना पढ़ना है, जिससे आपको मैं जो आने वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगा आपको एक रेफरेंस की तरह ये मदद करेगा। ये सारे क्वेश्चंस हम आगे आने वाले सेशंस में डिस्कस भी करेंगे। आज के लिए मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा हूँ इस छोटे से वीडियो में कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, किस फ्रेम में हमने चीज़ें रखनी है। ये एनालिसिस आपको ये बताएगा कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम का स्तर क्या है, एग्ज़ाम आपसे क्या पूछना चाह रहा है, इंपॉर्टेंट बात है कि आप उसको कैसे प्रेजेंट करें। मैंने आपको पिछली क्लास में थोड़ा सा सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी उसके आगे की, किस तरीके से प्रश्न पूछे हैं 2015 से 24 तक। आइए ज़रा 23 तक समझते हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में। एनीवेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सबसे पहले हम श्रृंखला में जोड़ते हैं। फर्स्ट जो कड़ी जुड़ने आ रही है वो है 2015 एमपीपीएससी मेंस के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। आप देखेंगे साथियों, एक 6 मार्कर, पहले 6 मार्कर चला करता था 15 में। आप देखेंगे एक क्वेश्चन आया है, एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है जो 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। मतलब यदि मैं बात करूं कि 2024 में अगर कोई पॉपुलेशन आपको दी है प्रश्न में, तो वो आपसे पूछना चाह रहा है कि 2025 और 2026 इस पॉइंट पर जो गांव की पॉपुलेशन है वो क्या होगी। ये आपसे प्रश्न उसने पूछा। अब आप मुझे बताइए कौन से चैप्टर का सवाल है। आप बोलेंगे कि यहाँ पर प्रतिशत की बात हुई है। साथियों, जो प्रश्न ये 2015 में आया है, अभी 1-2 साल पहले मेंस में सेम प्रश्न आप देख लीजिए उठा के, अभी आने वाले सेशंस में आ भी जाएगा। आगे हो सकता है एक क्वेश्चन देखने को मिली जाए कि यही प्रश्न, डेटा चेंज हुआ है, कॉन्सेप्ट सेम है। अब बच्चों को समस्या ये होती है कि भाई ये कौन से कॉन्सेप्ट पे आधारित है, क्या सवाल है। तो हम हर एक चैप्टर में अलग अलग तरह के प्रश्न डिस्कस करेंगे। जैसे जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे तो उसको 5-6 कैटेगरी में ब्रेक करके पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके के सवालों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है जो 5% वार्षिक दर से बढ़ती है। अब कई बच्चे सोचेंगे ये तो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, जबकि प्रश्न एक्चुअल में किसका है, परसेंटेज का, प्रतिशत का प्रश्न है ये। आप इसको कैसे लिखेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। अभी इसको इतना समझें कि मान लीजिए जैसे कि 2024 में अगर मैं आपसे कहता हूं कि पॉपुलेशन है 176,400। अब आप मुझे बताइए, अभी शॉर्ट में समझना है, फिर हम इसको कैसे लिखेंगे थ्योरी वो हम बाद में आने वाली क्लासेस में समझेंगे। बट अभी मेरा मेन ऑब्जेक्टिव आपको केवल पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं, किस लेवल के आते हैं, ये आपको बताना है। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है 2024 में आज, ये अपने आप में कितनी होगी, 100%। जब हम पढ़ेंगे तब सीखेंगे कि कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है, 100%। अब आप सोच के देखिए कि ये 5% से बढ़ जाएगा तो 176,400 तो रहेगा ही, और इसका 5% और बढ़ेगा। 5% यदि मैं निकालूंगा तो लगभग इतने के करीब आना चाहिए, ठीक है। 8820, 8820 के करीब इसका 5% आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं इसका 5% कितना होगा, तो लगभग होगा ये 800। हाँ ठीक है, ये 10% हो गया और ये हमारा 5%। अब इसको आप ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी 25 की पॉपुलेशन, और इसी को 5% फिर बढ़ा दोगे तो आपको मिल जाएगी 26 की पॉपुलेशन। आप आराम से इसमें एक पेज भर सकते हो। कैसे शुरू करते कि प्रश्नानुसार वर्तमान जनसंख्या 5% की वृद्धि, फिर उसको जोड़ के लिखते, फिर लिखते इसी प्रकार 5% की वृद्धि, फिर लिखते। मैं आपको बता दूंगा कैसे लिखना है। साधारण सा एक सिंपल सा कैलकुलेशन का प्रश्न आपके सामने आया, ठीक है। हम इसको बहुत आसानी से परीक्षा में सॉल्व कर सकते थे। परसेंटेज का प्रश्न आपको देखने को एक मिला। उसके बाद देखो भाई, सवाल क्या है। सवाल कह रहा है कि किसी धनराशि में 5% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 61 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट of a certain sum for 3 years with the rate of interest 5% per annum is 61 rupees, then find the principal। प्रिंसिपल मतलब स्कूल वाले प्रिंसिपल साहब नहीं है, ये क्या है, मूलधन, मूलधन प्रिंसिपल। ये सवाल है। अब आप सोच के देखो कि इस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का मिक्स क्वेश्चन आया है, कैसे प्रश्न हमें पढ़ने हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज से हमेशा प्रश्न आते रहे, मैंने आपसे कहा भी था। 6 मार्कर में सवाल है, तो साथियों इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों सूत्र लगाने पड़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का भी और साधारण ब्याज का भी। लेकिन आप मुझे बताइए, बचपन में आप पढ़ते थे, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, मूलधन, जो कि कहीं दिया नहीं है। तो आपको पहला स्टेप क्या लिखना पड़ता कि माना कि मूलधन P%, P रुपए है,
मानना पड़ता। अब पी मानो कि पी रुपए मानो, तो पैसा किस में होता है, रुपए में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रुपए लिखा हुआ है। तो लेट अस अज्यूम दैट प्रिंसिपल अमाउंट इज 61 रुपीज, एक्स रुपीज सॉरी। मानना पड़ता आपको, या पी रुपीज मान लेते या एक्स रुपीज, कुछ भी मान लेते, वेरिएबल मानते कुल मिला के, ठीक है, क्योंकि इसके बिना काम चलेगा नहीं। उसके बाद आपको रेट दे रखी है, जो दिया है वो लिखना पड़ता आपको। रेट कितनी है, 5%। टाइम जो है वो कितना दे रखा है, 3 इयर्स। अब आप बोलते चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो एक तरफ आप लगाते कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र, एक तरफ सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र। ये हो जाता चक्रवृद्धि ब्याज, ये हो जाता साधारण ब्याज, और माइनस करके कितने के बराबर लिख देते, 61। देखो मैंने बोला था ना आपसे पिछली वीडियो में कि समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन बराबर का चिन्ह में क्या आ जाता है, 61। चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए इस लाइन को पढ़ के देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट एवं साधारण ब्याज का और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बराबर है कितने के, 61 के। यही अर्थमेटिक की खासियत है, अंक गणित की खासियत है। ये सब अंक गणित के चैप्टर्स हैं साथियों, तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम फॉर्मूला लिखते, हल करने पर ऐसा लिखते ऑन सॉल्विंग, और सीधा आंसर लिख देते, तो आधे पेज में आपका पूरा डेटा आ जाता। ये टेक्निक्स हम सीखेंगे, बट आप देखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको देखने को मिला। फिर आप देखिए मेंसुरेशन का सवाल है साथियों, काय का प्रश्न है ये, मेंसुरेशन का। आपसे मेंसुरेशन परीक्षा में पूछा जाता रहा है, और मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन में बताया था कि अब तो उसने मेंसुरेशन स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब क्या आया है देखिए, जरा समझिए क्या लिखा हुआ है मेंसुरेशन में, जरा समझने का प्रयास करते हैं। मेंसुरेशन में क्या लिखा है, आइए जरा मेंसुरेशन में क्या लिखा है उसको समझते हैं। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई, आयताकार मतलब एक रेक्टेंगल, आपको पता है आयत क्या होता है, नहीं पता तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः दी है 13.5 और 2.5 मीटर, मतलब उसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है। अब क्या बोला, इसमें एक आयताकार टंकी खोदी गई और निकाली गई मिट्टी। अब जैसे मान लीजिए एक प्लेन है, एक ज़मीन है, उसमें आप गड्ढा खोदोगे, गड्ढा यदि खोदोगे, कितना गहरा गड्ढा खोदोगे, ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई उसकी दी है, एक लंबा चौड़ा और गहरा। अब वो जो मिट्टी आपने निकाली वापस गड्ढे में भरोगे तो गड्ढा तो भर जाएगा, आपको वापस गड्ढे में नहीं भरने, बाकी प्लॉट में बिछानी है। साथियों ये मिट्टी निकाल के यदि मैं बाकी प्लॉट में बिछाऊंगा तो प्लॉट ऊंचा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब भरा जो भरना मिट्टी का आप करेंगे चारों तरफ, उससे प्लॉट की ऊंचाई बढ़ेगी कि नहीं। तो उसने कॉमन सेंस का सवाल पूछा है, निकाली गई मिट्टी को बचे हुए प्लॉट में समान रूप से बिछाया गया, प्लॉट के धरातल की ऊंचाई, प्लॉट का जो हाइट है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा, ये आपसे पूछा। अब ये सवाल बहुत खतरनाक सवाल है, यदि आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो पसीने के साथ बहुत कुछ छूट सकता है। लेकिन हम इसको जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो मैं आपको इस तरह के प्रश्न कराऊंगा, और ये प्रश्न भी कराऊंगा वहां पर। तो मेंसुरेशन से आपने देखा एक सवाल पूछा गया, 15 मार्कर का बिल्कुल बनता है प्रश्न, बड़ा प्रश्न है, कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। एक बार आप पढ़ लोगे, चाह के भी नहीं भूलोगे, बहुत आसानी से आप इसको निपटा लोगे, ठीक है। मेंसुरेशन के अलावा आप क्या पूछा है, जैसे एक टाइम एंड वर्क का सवाल पूछा, 4 आदमी और 6 महिलाएं एक काम को 8 दिन में, मतलब 4 पुरुष ले आइए आप, 4 मेल ले आइए, 6 फीमेल ले आइए, और बोलिए कि आप टोटल 10 लोग मिलकर एक काम को करिए। अब कौन सा काम, यही नहीं पता क्या काम है भाई, दीवार उठानी है, दीवार गिरानी है, कहीं आग लगानी है, क्या करना है, घास काटनी है, फसल काटनी है। तो जब कोई काम नहीं पता तो काम मानना पड़ता है, काम मानना पड़ता है तो एक यूनिट काम मानेंगे। अब आप देखिए ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, कार्य एवं समय का। टाइम एंड वर्क आपके सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहूं कि आपके सिलेबस में एक चीज मेंशन है जिसका नाम क्या है, समीकरण, इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बना के होगा सवाल, तो समीकरण के अंदर छुपी हुई बातें भी आपको समझनी है। तो मिसलेनियस क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। तो ये थोड़ी ट्रिकी बातें हैं जो आपको समझनी है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे, और हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। 8 दिन मैंने किया, अब दूसरी कंडीशन दे दी, अब उसने क्या किया, अब बोला कि 3 आदमी आओ और 7 महिलाएं आओ, अब अलग केस हो गया, ये दूसरी सिचुएशन हो गई। ऐसे काम में कितने दिन लगे, 10 दिन लगे, 10 डेज लगे। तो भाई अब कोई भी इंसान जब काम करता है तो उसकी एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी होती है कि नहीं, दर, रेट। जैसे भाई एक फैक्ट्री में एक मजदूर है, मान लेते हैं उसका नाम है राम, ठीक है। राम एक फैक्ट्री में मजदूर है, और राम की स्पीड है, एक फैक्ट्री जो है वो पेन बनाती है, और राम 1 घंटे में 10 पेन बना सकता है। तो राम की जो पेन बनाने की स्पीड है वो क्या होगी, 10 पेन्स पर आवर। 1 घंटे में 10 पेन, तो 2 घंटे में 20 पेन, 3 घंटे में 30 पेन। तो ये उसकी काम करने की क्या हो गई, दर। इसी चीज को आप क्या कहते हैं साथियों, दर। दर, दर मतलब क्या होता है, रेट। रेट मतलब कैपेसिटी भी इसी को बोलते हैं, क्षमता, दक्षता, एफिशिएंसी भी इसी को बोलते हैं। ये हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब सीखेंगे। मतलब टाइम एंड वर्क से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया,
अब देखो, मैं आपसे पिछले वीडियो में कह भी रहा था कि डिफाइन मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति को परिभाषित कीजिए। क्षेत्रमिति जब पढ़ेंगे तब इसकी परिभाषा पे बात करेंगे। 3 मार्कर में आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है। तो हम कोई भी चैप्टर शुरू करेंगे, जैसे समीकरण शुरू करेंगे या माध्य माध्यिका बहुलक, मीन मीडियन मोड, सबकी पहले डेफिनेशन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, कि डेफिनेशन क्या क्या उसमें से निकल के आ सकती है। तो ये आपकी तैयारी में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। उसके बाद देखिए द्वितीयक आंकड़े, सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जो आंकड़े प्राथमिक आंकड़ों की मदद से लिए जाते हैं उसी को बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। मतलब प्राइमरी डेटा से जनरेट किया जाता है एक डेटा, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। तो अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको दिख रहा है आंकड़ों से, मतलब मीन मीडियन मोड, उधर वाला जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स वाला, उस पोर्शन से ही आपसे सवाल पूछा गया। समंग संकुल की विधियां वगैरह जब पढ़ेंगे तभी आएगा। अब देखिए, जैसे तालिका की सहायता से आंकड़ों की व्याख्या करो, आपको टेबल की सहायता से जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट करना है, उसके बारे में क्वेश्चन आ गया। बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा क्वेश्चन पूछा, डेफिनेशन। अगेन देखिए, साधारण ब्याज का सवाल मेंस 2016 में फिर रिपीट हुआ। क्या पूछा? 5000 पर 8% की दर से 1 वर्ष के लिए संयोजित होने वाले सीआई और एसआई का डिफरेंस बताइए। आंसर होगा 0 रुपए। बताऊंगा मैं आपको कैसे होगा, पूरा मेथड एक्सप्लेन करूंगा। पर आप देखें कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर वाला प्रश्न आपसे फिर से पूछा गया। पीएससी कई बार ऐसा करती है, रिपीट करती है क्वेश्चन। डेटा चेंज हुआ है बस, बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं हुआ। साथियों, ऐसे ही मैं आपको बता देता हूँ कि जो दर होती है ना, रेट, वो कैसी होती है? बाय डिफॉल्ट एनुअल होती है। हम जो जनरली यूज़ करते हैं वो मंथली यूज़ करते हैं, पर सवालों में, एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उसमें अगर कुछ ना कहे तो रेट कैसी होती है? एनुअल, वार्षिक। कोई बोले कि 10% का ब्याज चल रहा है, तो वो 10% बाई डिफॉल्ट कैसा होगा? वार्षिक, एनुअल। मतलब एक साल में 10% ब्याज मिलेगा। किस पर मिलता है ब्याज? मूलधन पर, प्रिंसिपल पर। तो ये सवाल हमें डिस्कस करने हैं, मतलब हमें चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज अच्छे से पढ़ना है। फिर 17 में इसमें देखिए क्या पूछा गया? इंटीजर्स। ये नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति आपके चैप्टर है, संख्या पद्धति से आपसे सवाल पूछ लिया गया। इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, उसको डिफाइन करेंगे हम। अब जैसे एक साइकिल को 1140 में बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य, मतलब ये प्रॉफिट लॉस का सवाल है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का सवाल है, लाभ और हानि का सवाल है। कितने का लॉस होता है भाई? 5% का। तो इसे कितने रुपए में बेचें कि उसे 5% का प्रॉफिट हो? सेलिंग प्राइस बढ़ा के, इधर आपको घाटा लग गया, इधर आपको प्रॉफिट चाहिए। घाटा कब लगा? जब आपने 1140 में बेचा, मतलब सस्ता बेच दिया, महंगा बेचना पड़ेगा, तो आपको विक्रय मूल्य निकालना है। सिर्फ 3 मार्कर में क्वेश्चन आया, मतलब 2 लाइन में लिखना है। अब भाई 2 लाइन में कैसे लिखें? तो 2 लाइन में लिखने के लिए मैं आपको इसका एक फार्मूला बता दूंगा। फार्मूला बनाते कैसे हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये टॉपिक हमें डिस्कस करना है। उसके बाद लाभ हानि अच्छे से पढ़ना है, मतलब। फिर आप देखिए, और लेवल क्वेश्चन का डेटा बहुत सिंपल आता है। ऐसा नहीं कि आपको बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी है, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर्स और एआई और चैट जीपीटी की आवश्यकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल डेटा आता है, वो आपकी बस राइटिंग स्किल देखता है कि आप किस ऑर्डर में उसको लिखते हैं। ठीक है, चलिए भाई, क्या लिखा है? 510 रुपए को एक्स वाई जेड में इस प्रकार वितरित किया जाए कि एक्स को वाई का इतना मिले, वाई को जेड का इतना, और तीनों का अलग अलग हिस्सा कितना होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका मतलब क्या है? कि मेरे पास टोटल 510 रुपीज़ है, मुझे इसको 3 कैरेक्टर्स में बांटना है, ए, बी और सी में, और कोई नेसेसरी नहीं है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। जब तीनों लोगों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कुछ बताया कि इसको इसका इतना मिले, इसको उतना मिले, उसको उतना मिले, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी? समीकरण। और ये क्या है? एक रेशो है, 2:3। इसको हम रेशो जैसा देख सकते हैं कि नहीं, बताइए? तो ये समीकरण और अनुपात से मिलके बना क्वेश्चन है, इक्वेशन और रेशो से मिलके बना सवाल है। बहुत आसान है, इसको हम बहुत आराम से कर लेंगे। 6 मार्कर, मतलब लगभग आधे पेज में आपसे प्रश्न पूछा गया। तो देखिए, लगभग सभी चीज़ें वो कवर कर रहा है। 2017 पे आ गए आप लोग। उसके बाद देखिए, 2017 में एक और क्वेश्चन पूछा आपसे, सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक टेबल दे दी आपको। साथियों, ये है डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल। डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई का क्वेश्चन है ये। क्यों है डीआई का क्वेश्चन? बिकॉज आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ये डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल इसलिए है कि आपको कुछ आंकड़े दे दिए। अब आपसे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, कितने अभ्यर्थी जिन्होंने कुल अंक 40% से कम प्राप्त किया। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा। डेटा इंटरप्रिटेशन में कौन सा? टेबल वाला क्वेश्चन है, टेबुलर डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल आपसे यहाँ पर उसने पूछा है। तो साथियों, इस तरह के प्रश्न अब उसने इस बार आपके सिलेबस में लिख दिया है कि पाई चार्ट, टेबुलर ग्राफ या बार ग्राफ लिखा है साफ साफ। तो ये पहले पूछे जाते थे, बस अभी लिख दिया है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी हम बहुत आराम से पढ़ेंगे। ठीक है,
अब जैसे एक आपको टेबल दे दी, उसके आधार पे कुछ प्रश्न आपसे पूछ लिए, 2 3 4 ऐसे 3 4 प्रश्न पूछ लिए, हमें तीनों चारों प्रश्नों के आंसर देने हैं। कितने नंबर का सवाल है? 15 मार्कर का। छोटे छोटे प्रश्न है, आधे आधे पेज में लिखेंगे, 4 प्रश्न में 2 पेज आराम से भरेंगे। कैसे लिखेंगे उस पर मेरा अभी फोकस नहीं है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। पहले आप एक स्ट्रैटेजी को समझें। एक परीक्षा में छात्रों को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक जो है वो आवश्यक है पास होने के लिए। भाई आप 33% पे पास होते थे, लेकिन इस एग्जाम में 36% अंक चाहिए, 36% मार्क्स लाना चाहिए। अब किसके लाते थे आप मार्क्स? तो पूर्णांक के लाते थे कि नहीं बताइए? टोटल 100% मार्क्स में से अगर आप 30% मार्क्स ले आओगे तो आप पास हो जाओगे, ऐसा कह रहा है वो। अब एक बच्चा कितने नंबर लाया? 83%। मत लगा देना, यहाँ हमारे कई धुआंधार बल्लेबाज परसेंट मन से लगा देते हैं, परसेंटेज नहीं लगा हुआ है। 83 अंक प्राप्त की, 83 मार्क्स। और वो कितने नंबर से फेल हो गया? 7 नंबर से। अब आप मुझे खुद सोच के बताओ, आपके 83 नंबर आ गए जैसे MPPSC में मान लीजिए, और आप कह रहे हो मेरा कट ऑफ 7 नंबर से रुक गया, मतलब आपके कितने नंबर आने चाहिए थे? 90 मार्क्स आने चाहिए थे कि नहीं? अगर 90 मार्क्स आ जाते तो आप क्या हो जाते? पास हो जाते पास। सही है, तो वो वही कह रहा है, अगर पास हो जाते 90 नंबर पे, और आपको पता है कि कितने परसेंट पे पास हो रहे हैं? 36% पे, तो क्या 36% की वैल्यू 90 के बराबर होगी कि नहीं होगी? तो इसको हम लिखेंगे कैसे, वो चीज़ हमें डिस्कस करनी है। अब 36% जब आ गया है तो 9 से 4 टाइम्स कट हुआ, 4 से 2.5 बार कट हुआ, और 250 इसका आंसर आ जाता, 250। पूछा क्या है उसने? कि आपसे पूछा है अधिकतम पूर्णांक, मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100%, 250 आंसर आता है इसका, बट हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। तो आप देखें अगेन परसेंटेज का क्वेश्चन है साथियों, काय का सवाल है? परसेंटेज का। तो परसेंटेज के अलग अलग डिजाइन आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ने हैं। फिर आप देखें रेशो का प्रश्न आपसे पूछा है, और ये देखने में कैसा लग रहा है? आयु का। मेंस 2018 में आयु का सवाल आया। अब आयु में क्या चलता है? रेशो चलता है। तो एक्चुअल में जो अनुपात समानुपात नाम का चैप्टर है, रेशो एंड प्रोपोर्शन, उसी के अंदर एक छोटू सा पोर्शन आता है जिसको बोलते हैं आयु। उसी के अंदर एक छोटू सा पोर्शन आता है जिसको हम बोलते हैं साझेदारी। भाई पार्टनरशिप काय में चलती है? रेशो में। रेशो में बांटते हो ना पैसा पार्टनरशिप में। तो रेशो पढ़ना है, जब वो पढ़ लोगे तो आयु अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहीं पर मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करा दूंगा सारे, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कितने मार्कर में पूछा? अगेन 6 मार्कर में। फिर देखिए आप माध्यमादि का बहुलक पर टिप्पणी लिखिए। माध्यमादि का बहुलक के बारे में आप जानते हैं, बहु के द्वारा लाया जाने वाला लक बहुलक कहलाता है। ऐसा तो नहीं है। मीन मीडियन मोड, दीज आर मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है ये। अब ये क्या होता है? ये एवरेज होता है, ये ठीक बीच वाली वैल्यू होती है, ये सबसे ज़्यादा रेपिटेशन होता है। ये चैप्टर में मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसके बाद चाह के भूल के दिखाइएगा आप। तीनों की डेफिनेशन दे दो, 2 लाइन में आधा पेज भर गया, काम खत्म। एग्जाम्पल दे दो, साथियों एग्जाम्पल के नंबर होते हैं, उदाहरण लिखोगे नंबर मिलेंगे आपको पेपर में, ठीक है? अपना एग्जाम्पल मेंशन करोगे, हमेशा मार्क्स मिलेंगे आपको। कभी भी कोई डेफिनेशन दो तो कोशिश करिए कि उसमें आप मेंशन करें एक डेफिनेशन, एक परिभाषा, ठीक है? चलिए, एक रेलवे प्लेटफॉर्म का एक कुली अपने सिर पर 30 किलो वजन रखकर चल रहा है, और कुली के द्वारा किया गया कार्य कितना है? कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर लिया है बताने के लिए कि न्यूमेरिकल आपसे फिजिक्स से भी पूछा है उसने, ठीक है? फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, बल गुणित विस्थापन। तो दोनों डेटा आपको दिया था। अब आगे देखते हैं 3 मार्कर में। मेंस 2019 तक आ गए आप। अभी तक आपने देखा सारे लगभग टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, पर आपको माध्यमादि का बहुलक का बड़ा क्वेश्चन नहीं दिखा। तो एग्जामिनर अब यहाँ से देखिएगा कुछ और चेंज आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंस था साथियों। 2019 के मेंस में विद्यार्थी, बहुत बच्चे गणित में जो है नहीं पढ़ के गए थे, लाइटली लेते थे, इसलिए बाहर हो गए। यहाँ से गणित का वेटेज बढ़ना शुरू हुआ इस मेंस के बाद। देखिए क्या सवाल आया। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेल रहे हैं। उन्हें पता है कि संगीता द्वारा जीतने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी इतना मज़ेदार टॉपिक है, हम पढ़ेंगे उसको, आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी। बस आप प्रोबेबिलिटी आने का इंतजार कीजिए। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.62। तो रेशमा को मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा ऑफ जीटिंग द मैच? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, ये आपसे पूछा है, ठीक है? तो आपसे पूछा है 3 मार्कर में प्रश्न, तो आप जानेंगे कि प्रायिकता क्या होती है, इवेंट्स क्या होते हैं, घटनाएं क्या होती हैं, वो हमें सीखना है। इसका आंसर आता बाय द वे 38, ठीक है? ये कैसे आता है वो हम देखेंगे आगे चल के। अब देखिए एक खिलौना कार का सेलिंग प्राइस दिया है। एक दुकानदार ने 20% प्रॉफिट पर बेचा, तो कितने में खरीदा था? भाई मान लीजिए मैं जितने भी रुपए में पहले कोई भी चीज़ में क्या करके लाता हूँ, खरीद के लाता हूँ कॉस्ट प्राइस पे।
फिर उसको मैं बेचता हूँ सेलिंग प्राइस पे, विक्रय मूल्य पर, और जितने में बेचा वो कितने में बेचा, 540 में। अब जितने में खरीद के लाया था, सोच के देखो आप, जितने में खरीद के लाया था उससे तो महंगा ही बेचा होगा। कितना महंगा बेचा होगा, उसने बोला है 10% ज़्यादा में बेचा है। प्रॉफिट कब हो सकता है आपको, लाभ कब हो सकता है, जब आप महंगा बेचो। महंगा बेचो मतलब सस्ता खरीदो। तो जो आंसर होगा वो 540 से क्या होगा, छोटा होगा, छोटा होगा, होगा कि नहीं। तो आप बोलेंगे कि इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर हमें डिस्कस करने हैं। 450 बाई द इसका आंसर आएगा। इसको हम लिखेंगे कैसे वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, समलंब आकार के एक खेत का क्षेत्रफल। अब ये समलंब आकार क्या होता है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, समलंब चतुर्भुज। मतलब अब ये क्या आ गया, क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन का प्रश्न आपसे पहले भी पूछा गया है, ठीक है। तो मेंसुरेशन मतलब ये होता है समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम, जिसकी दो साइड पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। अब समांतर रेखाएं क्या होती हैं, सब मैं आपको एक एक करके बता दूंगा, और दो साइड्स पैरेलल नहीं है। अगेन आप देखें, मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपसे पूछा है 3 मार्कर में, छोटू सा 3 मार्कर में। अब इतना एरिया दिया है, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दी है, उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई इतनी है, तो दूसरे की क्या होगी। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग। मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका नाम भी है, तो समांतर भुजाओं का योग सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू उनके बीच की हाइट। ये एरिया का सूत्र होता है। ये फॉर्मूला लिखते, मान रखते, सीधा आंसर लिखते, आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। फॉर्मूला नहीं पता होगा तो दिक्कत होगी। सारे फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे। अब पाई चार्ट क्या है। पाई चार्ट मैंने आपसे बोला ना कि एक सेंट्रल टेंडेंसी या आंकड़ों को प्रेजेंट करने का तरीका है, जब आंकड़ों को सर्कुलरली, एक सर्कल को कुछ पार्ट्स में ब्रेक करके अलग अलग परसेंटेज या डिग्री के रूप में व्यक्त करते हैं, उसे हम कहते हैं पाई चार्ट। एग्जाम्पल मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था। 3 मार्कर में अगेन डेफिनेशन पूछ ली उसने। अब देखिए एक और प्रश्न, मेंस में ही कितने प्रश्न आए मेंस में 2019 में। एक वृत्तीय घड़ी का मिनट कांटा 15 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब सर्कुलर वॉच है, उसका मिनट का कांटा है लंबा, कितना लंबा है, 15 सेंटीमीटर है, ये रहा। अब 1 घंटे में वृत्तीय केंद्र पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, उसे 1 घंटे में वृत्तीय बिंदु केंद्र तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर। हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मोर 1 आवर। मतलब यह है कि वो 1 घंटे में कितना ज़्यादा चलेगी घंटे की सुई से। तो ये डिस्टेंस वाला सवाल है, इसीलिए उसने पाई के बारे में बात की है। यहाँ पर हम एक सूत्र का यूज़ करेंगे 2πr का। अब आप मुझे बताइए, काय का सवाल है, मेंसुरेशन का प्रश्न है, क्षेत्रमिति का सवाल है, क्योंकि सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चन है। और सर्कल की किस पे बेस्ड क्वेश्चन है, कांटा कहाँ घूम रहा है, परिधि पर, पेरीमीटर पर। कई बच्चों को तो ये नहीं पता कि परिधि क्या होती है। कुछ लोग बोलेंगे हमारी दोस्त का नाम है परिधि, या जिसको हम दोस्त बनाना चाहते हैं उसका नाम है परिधि। सरकमफेरेंस बोलते हैं उसको। परिधि मतलब होता है किसी भी चीज़ की बाउंड्री। अगर इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊं कि अगर आप एक ऐसे खेत में दौड़ रहे हैं चारों तरफ, तो ये चारों तरफ, अगर आप चारों तरफ जो तार फेंसिंग करते हैं, खेत में होती है ना तार फेंसिंग, तो वो भी कहाँ होती है, परिधि पर। लेकिन जब आकृति चेंज हो जाती है तो इसी परिधि को बोलते हैं परिमाप, पेरीमीटर। इसको यहाँ सर्कुलर केस में बोल देते हैं परिधि, सरकमफेरेंस। तो किसी भी बाउंड्री की लंबाई क्लोज ऑब्जेक्ट की कहलाती है परिधि, याद रखिएगा इसको। आगे देखिए, ठोस के बने 3 घनों अगेन 3D ऑब्जेक्ट आ गया, जिनकी भुजाएं दे रखी हैं आपको, मेंसुरेशन का प्रश्न आ गया। इसको पिघला दिया आपके दिल की तरह, और बनाया जाए तो नए बने घन का मतलब छोटे छोटे 3 क्यूब्स थे, तीनों को आपने पिघलाया और एक बड़ा क्यूब बना दिया। तो बताइए जितना इन तीनों का आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, वो बड़े क्यूब में आ गया होगा कि नहीं। मेंसुरेशन का सिंपल प्रश्न, आधे पेज में, बहुत आसानी से आप बना दोगे जब हम आगे देखेंगे। एक कक्षा में छात्राओं का प्रतिशत का सवाल आया। देखिए, विद्यार्थियों की संख्या का 40% है, इनकी संख्या 22 है और कक्षा में छात्राओं की संख्या, इसका अनुपात ज्ञात कीजिए। परसेंट और रेशो का क्वेश्चन आपको दिया गया साथियों। आपसे बोला कि कक्षा में जो भी बच्चे होंगे वो कितने होंगे, 100%, उसमें से कुछ बॉयज़ होंगे कुछ गर्ल्स होंगे। आपको बोला है कि छात्राओं का परसेंट, विद्यार्थियों का 40% है। अगर गर्ल्स 40% है, पूरे बच्चे 100% है, तो 60% कौन होंगे, बॉयज़ होंगे। कोई भी संख्या 100% होती है। ऐसे करके इसको डिस्कस करना है, पर ऐसे लिख नहीं सकते हैं, थ्योरेटिकली लिखना पड़ेगा। सब डिस्कस करने वाले हैं हम। 6 मार्कर में एक प्रश्न आया अगेन परसेंटेज से। अब देखो आप, 2 अंकीय संख्याओं के अंकों का योग, बहुत खतरनाक सवाल, एमपीपीएससी में 2019 में। आसान है, 2 बार पूछा जा चुका है, 19 में पूछा और उसके बाद एक किसी मेंस में और पूछा है 20 या 21 में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। पलट दिया अंकों को, जैसे एक संख्या है 15, अगर मैं इसको पलटूं तो कितना बनेगा, 51। इसका मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट बता दूंगा, आप कभी नहीं भूलोगे। ऐसा प्रश्न पेपर में आया तो आप बिल्कुल निपटा सकते हो आराम से।
ये प्रश्न में बच्चों को बहुत तकलीफ हुई थी, हम इजीली इसको डिस्कस करेंगे। 6 मार्कर में आपसे पूछा। फिर एक क्वेश्चन आपसे सिंप्लीफिकेशन, ये सब क्या है? भिन्न, फ्रैक्शन। कौन से फ्रैक्शन? मिक्स फ्रैक्शन। अब सिंप्लीफिकेशन तो कहीं लिखा ही नहीं है, फिर सवाल कहाँ से आ गया? एक तरीके की ये क्या है साथियों? समीकरण। देखो बराबर का चिन्ह लगा है समीकरण। LHS RHS इक्वेशन के अंदर मान सकते हो आप इस क्वेश्चन को। बट मैं आपको कराऊंगा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी, बिल्कुल परेशान ना हो, इस तरह का प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। कितना डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन पूछता है, पर लेवल बहुत कम रहता है। हमें क्या करना है, हम आधे आधे घंटे में 20-20 मिनट में हर टॉपिक की डायमेंशन को कवर कर लेंगे, हर तरह के सवाल देख लेंगे, जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे, फिर कहाँ से पूछेगा। ठीक है। एक खरीदी मूल्य बिक्री मूल्य का 96% है, ये काय का क्वेश्चन हो गया? प्रॉफिट लॉस का, CPSP का, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। लाभ हानि का सवाल आपसे 20 में पूछा। फिर आप देखें कि और क्या पूछा है आपसे। ये एक सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसको इवेल्युएट करना है, मतलब सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, 3 मार्कर में आपसे पूछा। उसके बाद देखिए और क्या पूछा है, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ हानि का सवाल। 10% के प्रॉफिट पर इतने में बेचा होता तो कितना लॉस होता या कितना प्रॉफिट होता, करेंगे डिस्कस। 6 मार्कर में देखिए, अब साथियों डेटा लगभग सेम और 6 नंबर में, मतलब आधा पेज भरना है। तो हम इसमें लिखेंगे प्रश्नानुसार ऐसा होगा वैसा होगा, एज पर द क्वेश्चन, सिंस विंस लगाएंगे बहुत सारा। ये लिखते हैं ना हम, सिंस और देयरफॉर, चूंकि और इसलिए, इनका बढ़िया सा यूज़ करेंगे हम, बचपन की यादें आपकी ताज़ा करेंगे। एक थैले में, मैंने आपसे कहा था थैले वाला प्रश्न, एक बैग में इतने इतने रुपए के सिक्के हैं, ये एक बैग है, इसमें सिक्के हैं कुछ अलग अलग तरह के। अगर मैं इस बैग को फाड़ दूं, सारे पैसे अलग अलग इकट्ठा करके और गिनूं, तो मेरा जो थैले में पैसा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 206 रुपये मिल रहा है। अब ये 206 रुपये कैसे बना? तीनों सिक्कों से बना। तो ये इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसको हमें डिस्कस करना है। 6 मार्कर में सवाल आपसे पूछा गया। अब देखिए यहाँ से शुरुआत होती है थोड़ी सी 2020 के आते आते माध्य माध्यिका बहुलक वाले प्रश्नों की, मीन मीडियन मोड की। ये आप देखें, आत्महत्या करने वाली 50 महिलाओं की आयु नीचे दी है, महिलाओं की औसत आयु क्या होगी? एवरेज, औसत का मतलब होता है साथियों मीन, ये हम पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा मीन, माध्य। अब ये आंकड़े कैसे हैं? वर्गीकृत, ग्रुप्ड डेटा है ये, मैं आपको सब एक एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये वर्ग अंतराल होता है, 5-5 का गैप है सब में। देखिए कैसा मतलब है इसका, कि 15 से 20 साल की जो महिलाएं हैं उनकी कितनी संख्या है? 8। इसको हम बारंबारता बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, F फ्रीक्वेंसी को दर्शाते हैं। तो ये माध्यमाधिका बहुलक के प्रश्न आपसे पूछे जाने लगे। यहाँ पर आपको समीकरण का एक प्रश्न दिख रहा होगा, इसको इस फॉर्म में लिखिए और ABC का मान बताइए। बहुत आसान प्रश्न 3 मार्कर में आपको आया। फिर ये देखिए, ये केवल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। अब ये सवाल काय का है आप खुद सोचो, ये किसी चैप्टर ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बहुत आसान है। आप बोलेंगे कि 7 × 3 कितना होता है? 21 होता है, और √5 × √5 कितना होता है? 5। 21 × 5 कितना होता है? 105, ऐसा मतलब होगा। पर इसको ऐसे लिखोगे तो 1 नंबर देगा वो आपको। कैसे इसको डिज़ाइन करेंगे हम ताकि पूरे 3 में से 3 मार्क्स मिलें, या 2 मार्कर जो आएगा वो पूरे नंबर मिले, वो देखते हैं। फिर आप देखें, वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र क्या है? वर्ग चिन्ह, ये काय का क्वेश्चन है? ये मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन है साथियों, मीन मीडियन मोड का, माध्य माध्यिका बहुलक का। वर्ग चिन्ह मतलब जैसे ये है ना, यहाँ पर अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था, ये होता है वर्ग अंतराल। 55 और 60 को कहते हैं वर्ग अंतराल। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? 55 और 60 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। निम्न वर्ग सीमा उच्च वर्ग सीमा बटे 2, लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। ये भी आपको आगे चल के हम पढ़ेंगे। श्याम के पिता की आयु, अगेन एज का क्वेश्चन। मतलब आप देखिए कि कहानी घूम वहीं रही है। जैसे प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी का सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखो डेटा चेंज हुआ है। 5 मार्कर में लिखना है, इस पिछली बार 3 मार्कर में, अब 5 मार्कर में आधा पेज भरना है। अब इसमें आप आधा पेज कैसे भरोगे, यही तो आर्ट है। सवाल को छोटा और बड़ा कैसे करोगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक क्वेश्चन देखिए, दोनों अंकों में कितने का अंतर है? 3 का। इनको आपस में क्या कर दिया जाए? बदल दिया जाए। मैं आपसे बोल रहा था ना, 2 डिजिट का नंबर है, इसको इंटरचेंज कर दें, डिजिट्स को, संख्या पलट दें। फिर रिपीट हुआ ये मेंस 2021 में, लगातार 2 बार पूछा गया आपसे। फिर आपसे पूछा, एक पासे को बार बार फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी का देखिए, आप चैप्टर्स चेंज हो गए, मेन मीडियन मोड ज़्यादा पूछा जाने लगा, प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, और लाभ हानि बीच बीच में आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा बार आ रहा है, और बीच में एकदम से नए नए प्रश्न भी आ जाते हैं। ये एक बेसिक सा सवाल, 0 से 20 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है। अब ये नंबर सिस्टम का प्रश्न है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभी मैं आपसे पूछ लूं तो आप मुझे डेफिनेशन में ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों।
कि क्या एक जो है वो प्राइम नंबर है कि नहीं, एक जो है वो अभाज्य संख्या है कि नहीं। ठीक है, हमारे धुरंधर जरा बताएं कि क्या एक प्राइम नंबर है, अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। ठीक है, मेरा आपसे ये सवाल है। ये आपसे देखो मिश्रित अनुपात, कंपाउंड रेशो पूछ लिया, अनुपात का प्रश्न पूछ लिया 3 मार्कर में। उसके बाद देखें और क्या पूछा है आपसे, आयु का अगेन एज वाला सवाल, मतलब आपको रेशो अच्छे से पढ़ना है, 3-4 बार आ चुका है। अब आप देखें आगे, ये देखिए सेम प्रश्न जो 2015 में आया था, एक शहर की जनसंख्या 10% से इंक्रीज हो रही है, यदि इसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन 20,000 है, हमने क्वेश्चन यहीं से शुरू किया था, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। सेम प्रश्न फिर रिपीट हो गया, कहानी जहां से शुरू हुई वहीं पहुंच गई। फिर आप देखें कि बारंबारता का बहुलक ज्ञात कीजिए, मीन मीडियन मोड, मोड का क्वेश्चन है बहुलक का, इसमें सूत्र लगते हैं, ग्रुप डेटा है, बड़ा चैप्टर है, पर हम शॉर्ट में पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए लाभ हानि का फिर सवाल आया, तो प्रॉफिट लॉस तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। और देखें साथ ही और क्या पूछा है, एक सूत्र होता है जो माध्य का बहुलक और माध्य के बीच में होता है, मीन मीडियन मोड का कनेक्शन का एक फॉर्मूला होता है, वो इसमें लगेगा, वो मैं आपको लिखा दूंगा। फिर आप देखें कि अनुपात, समानुपात, रेशो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, मतलब आप देखिए 3 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10, 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। 8, 10 और 12 से डिवाइड होने वाली संख्या अगर आपको निकालनी है तो आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक हम करेंगे। फिर देखें आप अगेन क्या आ गया, समांतर माध्य, मीन का क्वेश्चन आ गया, मतलब माध्य माध्य का बहुलक अब आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ आ रहा है कि नहीं। देखिए अब ये देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बड़ा सवाल, अच्छा प्रश्न है ये, इसको मैं आपको डिस्कस करा दूंगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का प्रश्न आपसे मेंस 2023 में पूछा गया। फिर यहाँ पर जाके साथियों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ये समझ पाए कि प्रश्न डाइवर्सिफाइड है बट पैटर्न रिपीट हो रहा है, बहुत नया कुछ नहीं आ रहा, बेसिक सवाल आते हैं, कैलकुलेशन बहुत बड़ी नहीं आती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको 2 मार्कर, 7 मार्कर और 11 मार्कर में चीज़ों को प्रेजेंटेशन कैसे आप उसका रखेंगे वो बात इंपॉर्टेंट है। तो मेन टास्क हमारा क्या रहेगा कि हमको कैसे प्रेजेंट करना है, हर चैप्टर के 3-3, 4-4 वैरायटी के सवाल लेंगे और आराम आराम से इसको पढ़ेंगे, कम समय में पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्रिस्प पढ़ेंगे, परीक्षा के लिए पढ़ेंगे, इतने सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं, स्मार्ट वर्क करेंगे, ये वीडियो आपके लिए पर्याप्त होंगे। उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आया होगा। साथियों हम ये जो प्रयास आपको कर रहे हैं ये हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल 2 दूनी 4 विद विवेक पर हो रहा है। मैं आशा करूंगा कि ये सेशंस आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, आप वीडियोस को लाइक करेंगे तो हमें बहुत उत्साह मिलेगा आगे ऐसे ही लगातार आपको डेटा अच्छा प्रोवाइड कराने के लिए। अगर सेशन पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और आप क्या पढ़ना चाहते हैं। उसके अलावा मैंने आपको अपने एसएससी के एक इंस्टाग्राम पेज के बारे में बताया था, आप हमारे साथ इस पेज पर जुड़ सकते हैं, हम उस पर अपडेट्स और सारी चीज़ें लगातार शेयर करते रहते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आपको उम्मीद करता हूँ आपने इसको सब्सक्राइब किया होगा। आज के इस छोटे से सेशन में साथियों इतना ही, अगले सेशन में कुछ और बात करेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का दिन शुभ रहे। थैंक यू।